गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको यहाँ पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का स्पेक्ट्रम पढ़ा रहा हूँ। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? शब्द आया इसमें स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मतलब क्या है? स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि यदि हम तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में तरंगों को रखें। हमारे पास विभिन्न प्रकार की तरंगें हैं माना, और हम उन तरंगों को तरंग दैर्घ्य के बढ़ते हुए या घटते हुए क्रम में रख रहे हैं। तो तरंग दैर्घ्य के एक निश्चित क्रम में जब तरंगों को रखा जाता है तो प्राप्त क्रम ही स्पेक्ट्रम कहलाता है। यानी स्पेक्ट्रम में जो तरंगें लिखी होंगी उन तरंगों की या तो तरंग दैर्घ्य दे रखी होगी या तो आवृत्ति दे रखी होगी। तो वो तरंग दैर्घ्य या तो बढ़ते हुए क्रम में होगी या तो घटते हुए क्रम में होगी। ठीक है ना? तो तरंग दैर्घ्य के घटते या बढ़ते हुए क्रम में जब तरंगों को रखा जाता है तो इस प्रकार का पैटर्न, इस प्रकार का क्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। आप इसको आवृत्ति के रूप में भी कह सकते हैं कि जब तरंगों को आवृत्ति के बढ़ते या घटते क्रम में रखा जाता है तो इस प्रकार का प्राप्त क्रम स्पेक्ट्रम कहलाता है। ठीक है ना? अब बात आ गई है विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम की। तो सबसे पहले विद्युत चुंबकीय तरंगें जैसे सूर्य प्रकाश है, सूर्य प्रकाश भी क्या है? एक प्रकार की विद्युत चुंबकीय तरंग की भांति व्यवहार करता है। आप बाद में पढ़ेंगे इसमें कि जो सूर्य प्रकाश है वो तरंग की भांति व्यवहार करता है। उसमें कुछ घटनाएं ऐसी होती है प्रकाश के द्वारा जो घटनाएं केवल तरंगों में होती हैं। ठीक है? जैसे व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवण, ये तीन घटनाएं ऐसी हैं जो कि तरंगों के द्वारा होती हैं, और ये घटनाएं प्रकाश के द्वारा भी होती है, सूर्य प्रकाश के द्वारा भी होती है। इसलिए सूर्य प्रकाश क्या है? एक प्रकार की तरंग है। पर तरंग कौन सी वाली तरंग है? विद्युत चुंबकीय तरंग। सूर्य प्रकाश विद्युत चुंबकीय तरंग है। तो सबसे पहले न्यूटन ने यह पता किया था कि सबसे पहले न्यूटन ने सन 1666 में, ठीक है, सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगों के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया, और उन्होंने ये पाया कि सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में केवल 7 रंग की किरणें मौजूद हैं। 7 रंग की किरणें मौजूद है मतलब उन्होंने कहा 7 तरंगें मौजूद हैं। ठीक है? जिनको आप जानते हैं पहले से, ये तरंगें थी इस नाम से विबजियोर, VIBGYOR, इस नाम से। V का मतलब वायलेट, बैंगनी, I का मतलब इंडिगो, जामुनी, आसमानी नीला भी कह सकते हैं इसको। ठीक है? जामुनी। B का मतलब ब्लू, नीला। G का मतलब ग्रीन, हरा। ठीक हो गया? Y का मतलब येलो, पीला। O का मतलब नारंगी, ऑरेंज, और R का मतलब लाल, रेड। तो उन्होंने बैंगनी, जामुनी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और लाल, इन रंगों की किरणें सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम में प्राप्त की। किसने? न्यूटन ने। तो उन्होंने यह सोचा कि सूर्य प्रकाश में केवल 7 रंग की किरणें ही मौजूद हैं, या 7 रंग की तरंगें ही मौजूद हैं। ठीक है? और इन अलग अलग रंग की जो किरणें थी, इनमें प्रत्येक किरण की कुछ ना कुछ तरंग दैर्घ्य थी। ठीक है? तो इस बैंगनी से लेकर लाल रंग का जो विभिन्न रंगों का जो समूह प्राप्त किया, उन्होंने स्पेक्ट्रम प्राप्त किया, इसको उन्होंने कहा कि ये क्या है कि सूर्य प्रकाश में बैंगनी से लेकर लाल रंग की किरणों का जो समूह है, इसको कहा गया दृश्य प्रकाश। इसे क्या कहा गया? दृश्य प्रकाश। क्यों? क्योंकि इस प्रकाश में वस्तुएं दिखाई देती थी और इन रंग की किरणों का हमें आभास होता है। ठीक है? ये रंग, इन रंगों की किरणें हमको दिखती थी, इसलिए इसको क्या कहा गया? दृश्य प्रकाश है, विजिबल लाइट। ठीक हो गया? अब इन किरणों की तरंगदैर्घ्य कहां से कहां तक थी? तो बैंगनी से लेकर लाल रंग की किरणों की जो तरंगदैर्घ्य थी वो थी 3900 एंगस्ट्रॉम से 4800 एंगस्ट्रॉम, सॉरी 4800 नहीं,
7,800, ठीक है, 7,800 एंगस्ट्रॉम। ठीक हो गया, 3900 से 7,800 एंगस्ट्रॉम, ये इनकी तरंगदैर्घ्य है। इन किरणों दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य ये थी 3900 से 7,800 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। अब तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या होता है? तरंगदैर्घ्य का मतलब होता है, क्योंकि सूर्य प्रकाश का एक प्रकार की तरंग है, उसमें इन रंगों की किरणों को न्यूटन ने देखा, तो यानी ये इस रंग की वहां क्या मिलेंगी? तरंगे मिलेंगी। प्रत्येक तरंग की कुछ ना कुछ तरंगदैर्घ्य अवश्य होती है। तो तरंगदैर्घ्य का मतलब क्या हुआ कि कोई तरंग एक आवर्तकाल में जितनी दूरी तय करती है, एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। एक आवर्तकाल में तरंग द्वारा तय की गई दूरी तरंगदैर्घ्य कहलाती है, ठीक है। इसका मात्रक मीटर है, परंतु बड़ा मात्रक है वो, एंगस्ट्रॉम छोटा मात्रक ले आता है इसमें, ठीक है। एंगस्ट्रॉम में देखेंगे इसको। और ये आपको पता है कि एक एंगस्ट्रॉम कितने मीटर के बराबर है? 10⁻10 मीटर के बराबर होता है, ठीक है, पढ़ा है आपने, ठीक। इनकी आवृत्ति भी निकाल सकते हैं आप, इन तरंगों की आवृत्ति। अब इनकी आवृत्ति किस सूत्र से निकलेगी? इसके लिए हमारे पास एक सूत्र है कि तरंग का वेग, किसी तरंग का वेग, तो तरंग का वेग जो है आवृत्ति इंटू तरंग दैर्घ्य के गुणनफल के बराबर होता है। ये वेग को दिखा रहा हूं v से, आवृत्ति को लिख रहा हूं n और तरंग दैर्घ्य को लिख रहा हूं n या f लिख दीजिए, ठीक है। n का मतलब कल आपने वो पढ़ा था अपवर्तनांक, ठीक है। तो आज मैं आवृत्ति को f लिख दे रहा हूं, फ्रीक्वेंसी और तरंग दैर्घ्य को लिखता हूं लैम्डा। तो v = f लैम्डा, जहां v क्या प्रकट कर रहा है? तरंग के वेग को प्रकट कर रहा है, f तरंग की आवृत्ति को प्रकट कर रहा है, लैम्डा तरंग के तरंग दैर्घ्य को प्रकट कर रहा है। आपने पढ़ा है कि निर्वात में विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग कितना होता है? कितना होता है? v = c, अर्थात 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, ये होता है तरंग का वेग। किस तरंग का? विद्युत चुंबकीय तरंग या सूर्य प्रकाश का वेग ये होता है निर्वात में। इसको हम c से प्रकट करते हैं। तो अगर मैं माध्यम निर्वात ले लूं, ये तो किसी भी माध्यम में होगा, अन्य माध्यमों में कोई भी मान लीजिए, परंतु अगर माध्यम निर्वात हो तो निर्वात माध्यम में ये सूत्र क्या हो जाएगा? निर्वात माध्यम में विद्युत चुंबकीय तरंग का वेग का सूत्र क्या होगा? v के स्थान पर आप क्या रख देंगे? स्मॉल c = f × लैम्डा। मतलब वही है, वेग बराबर आवृत्ति गुणा के तरंग दैर्घ्य। अब इस सूत्र से आप इस दृश्य प्रकाश में मौजूद इन सभी तरंग दैर्घ्यों के लिए क्या निकाल सकते हैं? वेग आवृत्ति निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, f बराबर क्या हो जाएगा? c/λ। तो ठीक है, तो जैसे तरंग दैर्घ्य 3900 है, तो तरंग दैर्घ्य का मान क्या रख दिया? 3900 एंगस्ट्रॉम, और c का मान क्या रख दिया? 3 × 10⁸ मीटर। परंतु ये जो एंगस्ट्रॉम होगा इसको पहले किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में, ठीक है। जैसे देखो, यदि लैम्डा बराबर, मैं यही पे कर रहा हूं, यदि लैम्डा बराबर 4000 एंगस्ट्रॉम, यदि तरंग दैर्घ्य ये है, तो आवृत्ति कितनी होगी? ठीक है, यदि तरंग दैर्घ्य क्या आपकी 4000 एंगस्ट्रॉम है, तो आवृत्ति कितनी होगी? आवृत्ति f बराबर हो जाएगा, सूत्र लिखेंगे c/λ, c का मान लिखेंगे 3 × 10⁸, और लैम्डा का मान क्या लिखेंगे? लैम्डा भले 4000 एंगस्ट्रॉम है, पर इसको मीटर में कन्वर्ट करना है, क्योंकि न्यूमेरिकल आप MKS पद्धति में करेंगे, SI पद्धति में करेंगे इसको। तो 4000 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? एक एंगस्ट्रॉम में 10⁻10 मीटर। तो 4000 एंगस्ट्रॉम में कितने मीटर? 4000 × 10⁻10 मीटर। ठीक हो गया। तो यहां से आपको तरंग दैर्घ्य लैम्डा का मान मिल गया मीटर में। ये मान यहां रखिए, 4000 × 10⁻10 ये रख दिया। अब तब आप इसको आगे हल करेंगे। आवृत्ति है तो यहां पर मात्रक आएगा हर्ट्ज,
क्या आएगा मात्रक हर्ट्ज। ठीक हो गया, बाकी आप सॉल्व करके निकाल सकते हैं इसको। ठीक हो गया, हो जाएगा इसको सॉल्व करके, सिंपल है, कर सकते हैं। आवृत्ति निकल जाएगी, या अगर आपको आवृत्ति पता है तो आप तरंगदैर्घ्य निकाल सकते हैं। हो सकता है आपको एफ का मान दे रखा हो, एफ दे रखा हो और लैम्डा ज्ञात करना हो, तब भी इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। ठीक हो गया, समझ गए ना? तो या तो सूत्र आप इसको याद रखिए, v इक्वल टू एफ लैम्डा, या तो c इक्वल टू एफ लैम्डा। c इक्वल टू एफ लैम्डा निर्वात के लिए होगा और v इक्वल टू एफ लैम्डा किसी अन्य माध्यम में, तब कोई भी और माध्यम हो। ठीक है ना? अब जो है न्यूटन ने ये देखा कि सूर्य प्रकाश में केवल इन जो ये 7 रंग हैं जिनको हम बिबजोर या बें जा नी हप्पी ना ला कहते हैं शॉर्ट में। बें जा बहुत जामुनी, नी नीला, ह पी हरा पीला, ना ला नारंगी, ला लाल। तो इसी को शॉर्ट में बेंजानी हप्पी नाला भी कहते हैं। ठीक है, इंद्रधनुष में जो रंग मिलते हैं वो इसी क्रम में मिलते हैं। ठीक है ना? और प्रिज्म से जब सूर्य प्रकाश गुजर जाता है तो प्रिज्म के दूसरी साइड से कई बार हमको इसी क्रम में अलग अलग रंगों की पट्टी दिखती है। ठीक है ना? वर्ण विक्षेपण की घटना, इसे इस घटना को वर्ण विक्षेपण भी कहते हैं कि सूर्य प्रकाश का अपने इन अवयवी रंगों में बट जाने की घटना क्या कहलाती है? वर्ण विक्षेपण। ठीक है, अब न्यूटन के बाद न्यूटन ने कहा कि इसमें केवल 7 रंग की किरणें जो उनको दिखाई दी, इनको कारण प्रकाश, तरंगदैर्घ्य आपको मालूम होगी, आवृत्ति आप निकाल सकते हैं। इसके बाद न्यूटन के बाद कई वैज्ञानिकों ने सूर्य प्रकाश के स्पेक्ट्रम का अध्ययन किया और यह पाया कि सूर्य प्रकाश में इन 7 रंगों की किरणों के अलावा भी अन्य तरंगे भी मौजूद हैं। अन्य किरणें भी, किरणें ने किया तरंग कहिए उसको, हम तरंग पढ़ रहे हैं कि इन 7 रंग की जो तरंगे थी इनके अलावा अन्य तरंगे भी मौजूद हैं। कुछ तरंगे ऐसे हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य बैंगनी से कम है और कुछ तरंगे ऐसी हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य लाल से अधिक है। ठीक है ना? अब बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य करीब करीब कितनी है? 3900 या 3900। ठीक है, और लाल रंग की तरंगदैर्घ्य कितनी है? 7800 एंगस्ट्रॉम सामान्यतया। ठीक है ना? तो इन 7 रंगों में सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किसकी है भाई? लाल रंग की। और सबसे कम तरंगदैर्घ्य किसकी है? बैंगनी रंग की। ठीक हो गया? तरंगदैर्घ्य का मतलब एक आवर्तकाल में चली गई दूरी। तो एक आवर्तकाल में सबसे अधिक दूरी कौन चलेगा इन 7 रंगों में? जिसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा होगी, यानी लाल रंग। इसीलिए खतरे का चिन्ह लाल रंग का होता है। ठीक है ना? खतरे का चिन्ह इन सभी रंगों में किस रंग का होगा? लाल रंग का, क्योंकि समान समय में इन 7 रंगों में सबसे अधिक दूरी कौन चलेगा? लाल रंग, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे ज्यादा है। ठीक है, इसीलिए खतरे का चिन्ह का रंग क्या होता है? लाल रंग का होता है। अच्छा, अब आपने देखा कि अन्य वैज्ञानिकों ने पाया कि सूर्य प्रकाश में इन 7 रंगों की तरंगों के अलावा भी अन्य तरंगे मौजूद हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम भी है और कुछ तरंगे ऐसी हैं जिनकी तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। ठीक है, तो जिन तरंगों की तरंगदैर्घ्य 3900 एंगस्ट्रॉम से कम थी, अर्थात किस रंग से कम थी? बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से कम तरंगदैर्घ्य वाली जो तरंगे थी उनको कहा गया पराबैंगनी तरंग समूह, पराबैंगनी किरणें या पराबैंगनी तरंग समूह की कहिए इसको। ठीक है, और इन ये अल्ट्रा वायलेट और जिन इनकी तरंगदैर्घ्य क्या होगी? 3900 एंगस्ट्रॉम से कम होगी। ठीक है, तो जिन तरंगों की तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग से की तरंगदैर्घ्य से कम थी उन तरंगों के समूह को पराबैंगनी तरंग समूह कहा गया। और बाद की खोजों में यह पाया गया कि जो ये 3900 एंगस्ट्रॉम से कम वाली तरंगे थी ये भी कई प्रकार की थी। इनमें कुछ तरंगों को क्या कहा गया? इनमें कुछ तरंगों को कहा गया गामा किरणें या गामा तरंगे, तरंगे भी कह सकते हैं, ये तरंग है। दूसरा
गामा किरणें, इसकी तरंगदैर्घ्य है 10 की घात ऋण 3 एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक। देखो है 3900 एंगस्ट्रॉम से कम तरंगदैर्घ्य वाली कौन कौन सी किरणें पाई गई? एक तो गामा किरणें, दूसरी एक्स किरणें या एक्स तरंगें, तरंग भी कह सकते हैं इनको। इनकी तरंगदैर्घ्य थी 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक, 1 एंगस्ट्रॉम से 100 एंगस्ट्रॉम तक। ठीक हो गया, समझ गए? इसके बाद ये देखो, ये तरंगदैर्घ्य भी क्या है? 3900 से एंगस्ट्रॉम से कम है। ठीक हो गया। फिर कुछ तरंगें ऐसी पाई गई जिनकी तरंगदैर्घ्य 3900 से कम थी। 3900 भी कह सकते हैं, 4000 भी कह सकते हैं। ठीक है, ये जरूरी है 3900, ये 3900 4000 भी हो सकता है। इस तरंगदैर्घ्य में ये नहीं होता कि ठीक 3900 तरंगदैर्घ्य ही बैगनी की होगी, 4000 एंगस्ट्रॉम वाली तरंग भी बैगनी की है। ठीक है, तो इसको हम 4000 भी कर सकते हैं। फिर कुछ किरणें और थी जिनकी तरंगदैर्घ्य इससे कम पाएगी, बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से कम पाएगी, वो थी पराबैगनी किरणें। उनको क्या कहा गया? पराबैगनी किरणें। पराबैगनी यानी बैगनी से कम तरंगदैर्घ्य वाली। इनकी तरंगदैर्घ्य थी 100 एंगस्ट्रॉम से 4000 एंगस्ट्रॉम या 3900 एंगस्ट्रॉम भी कह सकते हो। ठीक है, इसके बीच। या अगर आप नैनोमीटर में कहें, नैनोमीटर की दूरी का मात्रक है 1 नैनोमीटर बराबर होता है 10 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, 1 एंगस्ट्रॉम में कितने नैनोमीटर? 10 की घात ऋण 1 नैनोमीटर। 10 की घात ऋण 1 से गुणा करो, एंगस्ट्रॉम वाले को नैनोमीटर बन जाएगा। इसको 10 की घात ऋण 1 से गुणा करो, ये क्या है? 10 नैनोमीटर। और इसको भी 10 की घात ऋण 1 से गुणा करो, ये 400 नैनोमीटर। ठीक हो गया। तो ये क्या है? ये पराबैंगनी किरणों की तरंगदैर्घ्य है। और प्रत्येक के लिए आप आवृत्ति निकाल सकते हैं। ठीक है ना? आवृत्ति के लिए सूत्र मैंने ये वाला बता दिया, C बराबर F इंटू लैम्डा। लैम्डा जैसे अगर 1 रखेंगे तो F निकल जाएगा, लैम्डा अगली बार में 100 रखेंगे फिर F निकल जाएगा। पर ये रखना लैम्डा का मान मीटर में रखना जब आप F निकालेंगे। F माने आवृत्ति, आवृत्ति का मात्रक हर जगह होना चाहिए। ठीक हो गया। तो ये जो 3 किरणें पाई गई, गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये किरणें ऐसी थी या ये तरंगें ऐसी थी जिनकी तरंगदैर्घ्य क्या थी? जिनकी तरंगदैर्घ्य बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से कम थी। परंतु ये जो गामा किरणें, एक्स किरणें, पराबैंगनी किरणें, ये जो है दिखती नहीं थी, इनके रंगों का आभास नहीं होता, इनमें कोई रंग नहीं है। अतः ये कैसी तरंगें कहेगी? अदृश्य तरंगें। ठीक है, ये अदृश्य किरणें, ये दिखती नहीं है। ठीक है, अब दिखती नहीं है तो पता कैसे चला? तो इन किरणों का जो अन्य प्रभाव होगा, धातुओं में प्रभाव या इसके जो अन्य गुण होंगे, उनके कारण जो है इन किरणों की खोज हुई। ठीक है ना? अब कुछ किरणें, कुछ तरंगें विद्युत चुंबकीय तरंगों में या सूर्य प्रकाश में कुछ तरंगें ऐसी भी पाई गई जिनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से ज्यादा थी। अभी तो हमने 4000 से कम वाले का जिक्र किया, 3900 से कम वाले का जिक्र किया। कुछ तरंगें ऐसी भी थी प्रकाश में, सूर्य प्रकाश में, जिनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग से कम थी। ठीक है, लाल रंग से कम, सॉरी लाल रंग से अधिक। थोड़ा गड़बड़ हो रहा है ना? ऐसी तरंगें भी थी जिनकी तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक थी, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक थी। अभी तक हमने किसके बारे में पढ़ा? एक्स किरणें, गामा किरणें और पराबैंगनी किरणें। उनकी तरंगदैर्घ्य क्या थी? बैगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से कम थी। अब हम अधिक के बारे में पढ़ेंगे। तो वो किरणें कौन कौन सी थी? वो किरणें थी रेडियो तरंगें, बल्कि उसको इससे लीजिए, अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें, रेडियो तरंगें भी हैं। ऐसी तरंगें जिनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक थी।
उन तरंगों को कहा गया अवरक्त किरणें, अवरक्त किरणें या अवरक्त तरंगें। इनको इंग्लिश में कहते हैं इंफ्रारेड, इंफ्रारेड वेव या रेस। ठीक है, किरणें हैं तो रेस कह दीजिए, अवरक्त किरणें। ठीक हो गया। इनकी तरंगदैर्घ्य क्या है? इनकी तरंगदैर्घ्य 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक थी। ठीक हो गया, समझ रहे हैं? इससे अधिक थी। और कितनी थी? जैसे अवरक्त की, तो अवरक्त की जो तरंगदैर्घ्य है वो 7800 से अधिक है। जैसे 7800 से 1 मिलीमीटर, इसकी तरंगदैर्घ्य कितनी है? 7800 एंगस्ट्रॉम से 1 मिलीमीटर। मिलीमीटर एंगस्ट्रॉम से बड़ा होता है। ठीक है, इतनी तरंगदैर्घ्य इसकी। ठीक हो गया। तो ये दोनों क्या है? ये 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है। फिर इसके बाद बाकी खोजों में कुछ तरंगें और पाई गई, जैसे अवरक्त किरणें और सूक्ष्म किरणें, सूक्ष्म किरणें, माइक्रोवेव्स, माइक्रोवेव, इसकी तरंगदैर्घ्य भी क्या थी? 7800 से अधिक थी। ठीक है, इसकी तरंगदैर्घ्य भी 7800 से अधिक है, लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक है। और इसकी तरंगदैर्घ्य है 1 मिलीमीटर से 1 मीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर से 1 मीटर तक। ठीक हो गया, ये इनकी तरंगदैर्घ्य है। बल्कि इसमें कुछ एक समूह पाया था सूक्ष्म किरणों का जिनकी तरंगदैर्घ्य 1 मिलीमीटर से 30 मिलीमीटर तक है। पर आप विस्तृत इसको लिखेंगे कि 1 मिलीमीटर से 1 मीटर, ये क्या है इनकी तरंगदैर्घ्य? किसकी? सूक्ष्म किरणों की। पहला क्या आया? अवरक्त किरणें, इनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक थी। सूक्ष्म किरणों की तरंगदैर्घ्य भी लाल रंग की किरणों से अधिक थी। तीसरा रेडियो तरंगें, रेडियो किरणें या रेडियो तरंगें, रेडियो वेव्स, इनकी तरंगदैर्घ्य भी क्या है? 7800 एंगस्ट्रॉम से अधिक है, यानी लाल रंग की किरणों से अधिक है। तो इनकी तरंगदैर्घ्य है 0.3 मीटर से 10⁵ मीटर। 0.3 मीटर यानी 30.3 मीटर से क्या? 0.3 मीटर से 10⁵ मीटर। इसको याद रखना, इसको इतने। ये क्या है? इसकी तरंगदैर्घ्य। किसकी तरंगदैर्घ्य? रेडियो तरंगों की। तो ये आप इन सभी तरंगों के बारे में आप 1 बाय 1 आगे पढ़ेंगे, जिसको मैं अगले वीडियो में इसको डिस्कस करूंगा। माना कि इन तरंगों के खोजकर्ता कौन थे, इन तरंगों की उत्पत्ति कैसी होती है और इनका उपयोग क्या है, इनके बारे में आप 1 बाय 1 पढ़ेंगे बाद में। पर ये जो तरंगें थी अवरक्त किरणें, नाम से स्पष्ट है। रक्त माने किस रंग का होता है? रक्त, लाल रंग का। तो अवरक्त किरणों का मतलब हो गया कि ऐसी किरणें जिनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक है, वो है अवरक्त किरणें, इंफ्रारेड। ठीक है, रेड से दूर। ठीक, तो अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगें, ये किरणें ऐसी किरणें थी या ऐसी तरंगें थी जिनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक थी। और ये तरंगें भी क्या थी? अदृश्य थी। ये भी क्या थी? अदृश्य। तो अदृश्य तरंगें कौन कौन सी आई आपकी? एक तो वो आई गामा किरण, एक्स किरण और पराबैंगनी किरण। और यहां उन तीनों की तरंगदैर्घ्य बैंगनी रंग की तरंगदैर्घ्य से कम। और दूसरी कौन आए? अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणें और रेडियो तरंगें। इनकी तरंगदैर्घ्य लाल रंग की तरंगदैर्घ्य से अधिक है। ठीक है ना? तो सूर्य प्रकाश में कितने प्रकार की तरंगदैर्घ्य या तरंगें मौजूद थी? अब शुरू से कहिए, सबसे कम से गामा किरणें, एक्स किरणें, ठीक है, पराबैंगनी किरणें, तब ये लाल, ये 7 रंग की किरणें भी तो हैं जिनको हम दृश्य प्रकाश कह रहे हैं। बैंगनी रंग, जामुनी रंग, नीला रंग, हरा रंग, पीला रंग, नारंगी रंग, लाल रंग की तरंगें। प्रत्येक की अपनी अपनी तरंगदैर्घ्य परिसर है। ठीक है,
और तब उसके बाद लाल रंग से ऊपर अवरक्त तरंगे, सूक्ष्म तरंगे और रेडियो तरंगे। इस चीज का ध्यान रखना कि इनमें से कोई भी तरंग ऐसी नहीं है जिसकी तरंग दैर्घ्य का एक निश्चित मान होता होगा। ठीक है, जैसे बैंगनी रंग की तरंग है, तो बैंगनी रंग की तरंग का जो तरंग दैर्घ्य होगा वो है करीब करीब 3900 से 4300 एंगस्ट्रॉम। वो इन जो ये तरंगे, इनकी तरंग दैर्घ्य का एक निश्चित मान नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि 3900 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्घ्य या 4000 एंगस्ट्रॉम इसकी तरंग दैर्घ्य है। इसमें तरंग दैर्घ्य कैसे होगी? 3900 से 4000। जैसे अवरक्त किरणों में तरंग दैर्घ्य क्या है? 7800 से 1 मिलीमीटर। एक ही मान नहीं होगा। इन तरंगों का तरंग दैर्घ्य का एक निश्चित मान नहीं होता। इनके मान एक निश्चित परिसर में होते हैं, यहां से यहां। अवरक्त किरणें, सूक्ष्म किरणों के लिए तरंग दैर्घ्य क्या है? 1 मिलीमीटर से 1 मीटर। कोई निश्चित वैल्यू नहीं है। ठीक है, ये इन तरंगों की तरंग दैर्घ्य एक निश्चित परिसर में ही होती है, एक निश्चित मान नहीं होता उनका। ठीक हो गया ना? अब जो है इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे कि ये जो तरंगें हमने बताई कि सूर्य प्रकाश में कुछ दृश्य प्रकाश प्राप्त हुआ और कुछ अदृश्य प्रकाश प्राप्त हुआ। ठीक है ना? अब इनका हम डिटेल में अध्ययन करेंगे कि इनके उपयोग क्या है, इनकी खोज कैसे हुई, इनकी खोज किसने की और इनका उत्पत्ति कैसी होती है। ठीक है ना? तो देखिए इसको कुछ आज पढ़ लेते हैं, कुछ अगले वीडियो में देख लेंगे। देखिए इसमें सबसे पहले सबसे कम से ज्यादा की ओर आ रहा हूं। सबसे पहले किसको पढ़ा रहा हूं? जिनकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम थी, जैसे गामा किरणें। गामा किरणें ठीक हो गया। गामा किरणें, इनको ये भी कहा था गामा, इसका चिन्ह ही है भाई, किरणें या गामा तरंगें, गामा रेस। ये गामा का चिन्ह। ठीक है, इनकी खोज किसने की थी? हेनरी बैकुरल और मैडम क्यूरी ने। ठीक है, वैसे हेनरी बैकुरल ने किया इनकी सबसे पहले खोज, कि हेनरी बैकुरल और क्यूरी ने 1896 में। बैकुरल वैज्ञानिक रहे हैं, हेनरी बैकुरल नाम था इनका। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी पे प्रयोग कर रहे थे और उस पे जो है रेडियोएक्टिव पदार्थों में इन्होंने देखा कुछ किरणें निकल रही हैं, तो उन किरणों में एक किरण क्या थी? गामा किरणें थी। इसको हम बाद में डिटेल पढ़ाएंगे रेडियोएक्टिविटी में। तो हेनरी बैकुरल और क्यूरी एवं क्यूरी ने, मैडम क्यूरी ने, इन्होंने सन 1896 में अलग अलग प्रयोगों में गामा किरणों की खोज की और यह पाया कि ये जो किरणें हैं इनमें क्या होती है? ऊर्जा होती है। ठीक है, इनमें काफी ऊर्जा होती है। इन किरणों की जो तरंग दैर्घ्य है, इन किरणों की तरंग दैर्घ्य है वो 10⁻³ एंगस्ट्रॉम से 1 एंगस्ट्रॉम तक थी। ठीक है, अब इनकी आवृत्ति जो है आप किस सूत्र से निकाल सकते हैं? F बराबर c/λ से। तो माना अगर मैं तरंग दैर्घ्य 10⁻³ मानूं, तो तब आप यहां c का मान निकालिए, f का मान। c का मान क्या रखेंगे? 3 × 10⁸ निर्वातक प्रकाश का वेग है। लैम्डा का मान पहले ये वाला रखिए, 10⁻³ ये तो एंगस्ट्रॉम में है। मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 10⁻10 से गुणा कर दें, क्योंकि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर। तो 10⁻10 से गुणा कर दो। अब ये क्या आया? ये आ गया आपका 3 गुणा गया 10⁻13, ये हो गया, ऊपर जाके 8 से जुड़ जाएगा 10⁻21 ये आ गया। तो ये जो है आवृत्ति है और ये आएगा हर्ट्ज के रूप में।
यह आवृत्ति तब आई जब तरंगदैर्घ्य 10⁻³ मानी गई है, एंगस्ट्रॉम मानी गई है। दूसरे केस में पुनः क्या C = F/λ, इस सूत्र से आप दोबारा आवृत्ति निकालिए, पर तब तरंगदैर्घ्य क्या मानिए 1 एंगस्ट्रॉम, कि जब तरंगदैर्घ्य आपकी λ बराबर 10⁻³ थी, एंगस्ट्रॉम थी, तब आवृत्ति आई। और जब तरंगदैर्घ्य आप क्या मान रहे हैं, λ = 1 एंगस्ट्रॉम मान रहे हैं यहां पे, तो तब आवृत्ति F का मान क्या आएगा, C का मान 3 × 10⁸ बटे λ का मान 1 एंगस्ट्रॉम, पर मीटर में क्या लिखेंगे 1 × 10⁻10, ये मीटर में आ जाएगा। तो तब आवृत्ति आ गया आपकी 3 × 10⁸ हर्ट्ज, ये हर्ट्ज। तो यानी गामा किरणों की जो तरंगदैर्घ्य होती है वो 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है। ऐसे नहीं कहेंगे केवल इतनी हर्ट्ज या केवल इतनी, इनकी जो आवृत्ति है, तो गामा किरणों की जो आवृत्ति है 3 × 10⁸ हर्ट्ज से 3 × 10⁻21 हर्ट्ज तक होती है। ठीक है ना, तरंगदैर्घ्य मैंने आपको बता दिया। अब इनकी उत्पत्ति कैसे होती है, तो इनकी उत्पत्ति होती है नाभिकीय विखंडन या नाभिकीय विक्रियाओं के फलस्वरूप। ठीक है, नाभिकीय विक्रियाओं के फलस्वरूप, जैसे नाभिकीय विखंडन हो रहा है, ठीक है, नाभिकीय संलयन हो रहा है, तो नाभिकीय नाभिक के अंदर होने वाली जो क्रियाएं थी, तो नाभिकीय अभिक्रियाओं, ऐसे विक्रियाएं जिसमें नाभिक भाग लेता है उन्हें कहते हैं नाभिकीय अभिक्रियाएं। तो नाभिकीय अभिक्रियाओं के द्वारा गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। ठीक है ना, नाभिकीय विखंडन जैसे परमाणु बम का विस्फोट होता है, नाभिकीय संलयन जैसे सूर्य पे ऊर्जा का जो स्रोत है वह नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है, तो उनमें जो है क्या होता है, वो सब नाभिकीय विक्रियाएं हैं, उनमें गामा किरणों की उत्पत्ति होती है। दूसरा और कौन है उत्पत्ति का स्रोत, जो रेडियोएक्टिव पदार्थ हैं, तो रेडियोएक्टिव पदार्थ या रेडियोधर्मी पदार्थ के नाभिक से इन किरणों की उत्पत्ति होती है। रेडियोधर्मी या रेडियो एक्टिव पदार्थों के नाभिकों से गामा किरणें क्या होती हैं, उत्सर्जित होती हैं। ठीक है, रेडियोएक्टिव पदार्थ के नाभिक से हर क्षण क्या होता है, या तो अल्फा गामा किरणें निकलेंगी, अल्फा और गामा, या बीटा और गामा किरणें निकलेंगी। ठीक है, अल्फा बीटा किरणें एक साथ नहीं निकलती कभी। अच्छा, तो इनकी उत्पत्ति नाभिकीय विक्रियाओं और रेडियोएक्टिव पदार्थों के नाभिकों के अंदर से होती है। ठीक है, दूसरा इनका उपयोग, तो इनका उपयोग चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाता है, कैंसर में। इनका उपयोग चिकित्सा में कैंसर के इलाज के लिए किया जाता है। ठीक है, कैंसर के इलाज के लिए। ठीक हो गया, किसके इलाज के लिए, कैंसर के इलाज के लिए। दूसरा, ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, गैसों में आयनीकरण करती हैं, भले बहुत कम करती हैं प्रतिदीप्ति, और ये आयनीकरण उत्पन्न करती हैं। फोटोग्राफिक प्लेट को भी प्रभावित करती है पर कम। ये किरणें प्रतिदीप्ति उत्पन्न करती हैं, गैसों में आयनीकरण करती हैं, यानी गैस के जो उदासीन जैसे परमाणु है उनको धन और ऋण आयनों में बांट देंगे, पर कम होता है, अल्फा बीटा गामा की किरणों की तुलना में कम। और फोटोग्राफिक प्लेट को प्रभावित करती है पर कम। फोटोग्राफिक प्लेट पर प्रभाव डालती है। ठीक हो गया, उपयोग हो गया इसका। क्या उपयोग कहां हो गया इसका, चिकित्सा के क्षेत्र में, कैंसर में। ठीक हो गया ना। या एक और उपयोग है इसका, परमाणु के नाभिकों के अध्ययन में। परमाणु के
नाभिकों के अध्ययन में। कैंसर बीमारी के इलाज में और परमाणु के नाभिकों के अध्ययन में इन किरणों का उपयोग होता है। ठीक है ना। इसके बाद अगले वीडियो में हम बाकी किरणों के बारे में पढ़ाएंगे। आज आपने क्या पढ़ा, विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम, सबसे पहले इसमें क्या खोज हुई, तब क्या खोज हुई, उसके बारे में फिर 1 बाय 1 आप पढ़ रहे हैं। तो पहला आपने क्या पढ़ा आज, गामा किरणों की खोज किसने की, इसके गुण क्या हैं और इनका उपयोग क्या है, ये कैसे उत्पन्न किया। ठीक हो गया। थैंक यू।